ठीक है ना, दोनों एंड पर फिक्स है। नॉर्मल मोड्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्ट्रिंग दोनों करेंगे अपन, एक एंड पे फिक्स और बोथ एंड्स पे फिक्स। तो देखो इसके ऑसिलेशन कराने की इस तरह की स्ट्रिंग है बेटा, दोनों एंड पर ऑसिलेट नहीं कर सकते हैं दोनों एंड। ठीक है ना, तो जब ये एंड कभी भी फिक्स कर रखे हैं वहां पे, बिल्कुल ये इधर डिस्प्लेस नहीं हो सकते ऊपर नीचे, तो इसलिए दोनों क्या होंगे, हमेशा नोड्स होंगे। तो इसको ऑसिलेट कराने के लिए आप कहाँ पे, स्टेबल पे भी ट्यूनिंग फॉर्क लगाओगे तो भी ऑसिलेट करती है स्ट्रिंग। तो यहाँ से वेव चलेगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, तो एनर्जी कन्फाइंड है इसमें, तो यहाँ पर क्या बनती है, स्टैंडिंग वेव्स बनती है। ठीक है ना, स्टैंडिंग वेव्स बनती है। या फिर ऐसे भी बना सकते हो आप इस तरीके से भी, कि ट्यूनिंग फॉर्क आपने ऐसे लगा रखा है। ट्यूनिंग फॉर्क देखा है सबने? ट्यूनिंग फॉर्क होता है कि साइन वेव प्रोड्यूस करता है, आप इसको पैड पे मारते हैं, कहीं भी टेबल पे मारेंगे इस तरीके से, तो इससे साइन वेव्स निकलती हैं। ठीक है ना, तो इसके जो ऑसिलेशंस होते हैं इन साइड्स के, ये क्या होते हैं, साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस होते हैं, तो इसलिए स्ट्रिंग पर भी साइन वेव्स चलने लग जाती है। ठीक है ना, अब ये बात डायग्राम से समझ में आती है, अभी आप याद कर लो। ठीक है ना, कि जैसे कि आपका ये अगर इस तरह से आप ट्यूनिंग फॉर्क लगाते हैं, ठीक है ना, इस तरह से ट्यूनिंग फॉर्क लगाते हैं आप, या फिर इस तरह से लगाते हैं, तो इसमें ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी अगर ft है, तो इसकी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी उसकी आधी होती है। अभी ये ध्यान रखेंगे, किसी तरह से याद रखोगे आप। ठीक है ना, वो डायग्राम वाइग्राम देख के आता है, बट कोई मतलब नहीं है उसका। आपसे कोई नहीं पूछने वाला कैसे आया, आपको बस कभी दे दे, क्योंकि मेलडीज एक्सपेरिमेंट है जो हमारे कोर्स में नहीं है, उसमें यही बात है कि ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क लगाते हो तो बस, बाकी सब आता है उसका आपको कर देंगे आप कभी आया तो, लेकिन बस ये चीज ध्यान रखेंगे, इस तरह से ट्यूनिंग फॉर्क लगाते हैं तो जो स्ट्रिंग की फ्रिक्वेंसी है, स्ट्रिंग पर जो वेव चलेगी वो इसकी फ्रीक्वेंसी की हाफ चलेगी। और जब अगर आपने ट्यूनिंग फॉर्क इस तरह से लगाया है स्ट्रिंग पर, तो ये स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वही होगी जो कि इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, बाकी जो वेव्स चल रही हैं स्पीड वही है, अंडर रूट टी बाई म्यू। ठीक है ना, स्पीड ऑफ वेव वही है, अंडर रूट टी बाई म्यू। ठीक है, अब देखो आप इसमें ध्यान से समझो कि आप एक सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट करते हो। ठीक है ना, सिंपल पेंडुलम को, ये तो मैं ये बता दिया आपको कि इस स्ट्रिंग को ऑसिलेट कैसे करा सकते हैं, फोर्स ऑसिलेशंस। ठीक है ना, इसकी कोई एक्सटर्नल सोर्स के आप उसको ऑसिलेट करा रहे हैं, तो जो भी सोर्स की फ्रिक्वेंसी होती है हमेशा स्ट्रिंग की फ्रिक्वेंसी वही रहेगी, अगर आप ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क की हेल्प से स्ट्रिंग को ऑसिलेट करा रहे हैं। ठीक है, बट मैंने आपसे जो जब तक एसएचएम में जितनी भी आपको निकालना सिखाया था ना बेटा, कि डिस्टर्ब स्टेट पर आप एफ इक्वल टू एम ए लिख दो, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर लो। ठीक है ना, तो वो मैंने आपको जितना भी सिखाया था, वो सारा क्या था, वो सब था नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाली थी आपने। ओमेगा निकाल के आप 2 पाई एफ कर दो, या ओमेगा से टी निकाला था कैपिटल टी, और फ्रीक्वेंसी 1/t। तो वो जो प्रोसीजर था ना, कि डिस्टर्ब कर दो और बस ऑसिलेट करने लग जाएगा, और फिर आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो, तो वो सारी क्या थी, आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है सिस्टम की। तो जनरली जो आपके जितने भी सिस्टम हमारे पढ़े थे हमने उसमें, ठीक है, तो उन सब की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशन की, वो यूनिक होती थी। ठीक है ना, इन स्ट्रिंग के ऑसिलेशन में वही बात है कि इनकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब सिस्टम को डिस्टर्ब कर दो और बस ऑसिलेट होने दो, तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब ये दो स्ट्रिंग बंधी हुई है इस तरह से, बिल्कुल मैं इसको ऐसे खींच के छोड़ दूंगा। ठीक है ना, तो ये इनमें से किसी भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी, बाकी इसके कोई ऑसिलेशन नहीं होते हैं, इसके अलावा सब डाई आउट हो जाते हैं, ये सस्टेन करते हैं। कौन से वाले? हो सकता है कि इसमें ऐसा हो कि ये वाले दोनों नोड है और बीच में एक एंटी नोड बन जाए, जाएंगी ना एक दूसरे टकराएंगी, वे सुपर इम्पोज करेंगी। तो ये पॉसिबिलिटीज है, देखो ये दोनों तो हमेशा नोड बनने, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर बीच में एक एंटी नोड बन जाए। अब कुछ भी हो सकता है उसमें, मैं नहीं बता सकता कि यही होना है। ठीक है ना, से आपने डिस्टर्ब किया तो इसमें से कोई सी भी फ्रीक्वेंसी इसकी क्या कहलाएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो यहाँ पर आपने इसको डिस्टर्ब किया तो देखो ये क्या, ऐसे हो सकता है एक एंटी नोड बन जाए बीच में। ठीक है ना, तो आपको बस याद रखना है बेटा, एग्जैक्टली ऐसे, इसके अलावा सीधा सीधा पूछता है वो एकदम। ठीक है ना, कि फंडामेंटल, इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल मोड बोलेंगे। तो इसकी अगर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखो ये लेंथ एल फिक्स है, और ये दोनों नोड बन गए, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल इक्वस टू लेमडा बाई टू। ठीक है ना, एल इक्वस टू लेमडा बाई टू, और ये लेमडा कितना आ गया, 2l आ गया। एल इक्वल टू लेमडा बाई टू, लेमडा 2l आ गया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, v बाई लेमडा, यानी कि v बाई 2l आ गई।
ठीक है ना, लेमडा कितना आ गया आपका 12 आ गया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी आपकी V/12 आ जाएगी। और ये सेकंड हार्मोनिक है। ठीक है ना, ये क्या है आपकी सेकंड हार्मोनिक है, और फर्स्ट या फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे इसको। ठीक है ना, सेकंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन। देखो हार्मोनिक कैसे दे, आप ये देखो पहले तो, एक तो कि आपकी ये कितनी हो गई बीच, एक और एंटी नोड आ गया बीच, ये नोड आ गया बीच में, ऐसी पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है, इनमें से बहुत सारे हैं, कुछ भी हो सकता है। एक लूप भी, कितने दो लूप बन गए, यहाँ पर ये तीन लूप बन गए, तीन लूप मतलब दो नोड आ गए। ठीक है ना, इनमें से कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो एल इक्वल्स टू लेमडा/2, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड। तो डायरेक्ट आपको नाम से ये लिंक करना आना चाहिए। ठीक है ना, ये फंडामेंटल मोड का मतलब क्या हुआ, एक एंटी नोड। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड अपॉन 12, V/12, V बाई लेमडा। ठीक है। दूसरी चीज क्या है आपकी, कि यहाँ पर मान लो एक नोड होता बीच में, तो ये क्या हो गया, लेमडा/2 इतना हो गया, लेमडा/2 इतना, तो एल कितना हो गया, लेमडा/2 इंटू टू। तो वेवलेंथ कितना आ जाएगा, एल के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, V/लेमडा कर दो, तो V/L आ रही है, मतलब इसकी ट्वाइस आ रही है। अब क्योंकि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ना बेटा, देखो इसका सीक्वेंसिंग नाम ऐसे ही चलेंगे हमेशा, ये फंडामेंटल है, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, ऐसे ही चलेंगे। जो ओवरटोन्स है ना वो हमेशा सीक्वेंस में चलते हैं, ऐसा तीन चार जगह आएगा अभी। ठीक है ना, चार जगह आते हैं, दो स्ट्रिंग में और दो ऑर्गन पाइप में। तो ये जो आपका है फंडामेंटल है, और ये आपका जैसे आगे चलेगा फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड, एक एक बढ़ाते जाएंगे। आपने एक लूप था, दो लूप कर दिए, यहाँ पर तीन लूप कर दिए। ठीक है, तो ये फंडामेंटल है, ये फर्स्ट ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन। अब हार्मोनिक कौन सा है ये बस डिसाइड होता है, ये जो आपका फर्स्ट ओवरटोन में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की कितने टाइम्स है। अगर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की मान लो जैसे यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एफ नॉट आ रही है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की क्या आ रही है, ट्वाइस आ रही है ना। तो इसलिए क्या है, ये सेकंड हार्मोनिक है। अगर ये थ्री टाइम्स आती है तो फर्स्ट ओवरटोन पे थर्ड हार्मोनिक हो जाता है। ठीक है ना, तो इस मोड का क्या बोलते हैं इनको बेटा, नॉर्मल मोड्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्ट्रिंग बोलते हैं। ये स्ट्रिंग को अगर आपने डिस्टर्ब किया तो उसका जो ऑसिलेशन है इनमें से किसी भी मोड से हो सकता है, उसकी एक सिंगल नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं है कि आप गारंटी दे देंगे डिस्टर्ब करें तो इस यही होगा इस। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, आप डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे स्ट्रिंग को तो इनमें से किसी भी मोड में ऑसिलेट कर सकती है। ठीक है। बट मैं अगर बोलूं कि आपने इस तरह से ऊपर जो मैंने ट्यूनिंग फॉर्क से इसको ऑसिलेट कराया, तो फिर गारंटेड स्ट्रिंग ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से ही ऑसिलेट करेंगे। ठीक है ना, फिर ये नहीं बोलेंगे कि कौन से मोड में क्या कर रही है, वो जैसी आपकी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी होगी उसी से ऑसिलेट करेगी। ठीक है ना, तो मैंने आपको एक रेजोनेंस वाली कंसेप्ट बताई थी, कि एक रेजोनेंस क्या होता है, बताइए। जब मैं फोर्थ ऑसिलेशन पढ़ा रहा था, आपके डैम्ड ऑसिलेशन के बाद जब फोर्थ ऑसिलेशन पढ़े थे, तो वहां पर एक चीज बताई थी कि मैंने, रेजोनेंस नाम की, याद है किसी को रेजोनेंस क्या होता है फिजिक्स में। देखो यही नहीं पता है अभी तो, अरमान, कुछ याद आ रहा है आपको, रेजोनेंस। रेजोनेंस किसे कहते हैं, बताओ। यार एक एग्जांपल भी देके बताया था, यूएस का 1940 में एक ब्रिज बना था, वो ब्रिज ही गिर गया था बनने के थोड़े दिनों बाद, क्योंकि जो हवा उसको ऑसिलेट करा रही थी, उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी। एक झूले का एग्जांपल भी बताया था आपको, यार भूल गए क्या सब लोग, की बताया नहीं मैंने, बोलिए एक बार, किसी को भी याद है। अरे नहीं नहीं यार, फोर्थ ऑसिलेशन, हाँ नहीं, फोर्थ ऑसिलेशन में बताता हूँ वैसे मैं। चलो आप सुन लो एक बार। हाँ बताया था ना, एक झूले वाला, कि हम किसी को अपने गार्डन में झूला दिलाते हैं तो आप क्या करते हैं, पीछे खड़े होकर धक्का देते हैं उसको। हाँ दिया था, ऐसा कैसे नहीं दिया होगा, तो आप एक बार आप देख लो, देखो आपका जो स्विंग होता है वो किस तरह से झूलता है, ऐसे होता है वो। ठीक है ना, ये स्विंग है आपका, और आपने इसको डिस्टर्ब किया इस तरीके से, और फिर आपका क्या होगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ पर आप खड़े हो धक्का देने के लिए, यही होता है ना। तो ये यहाँ तक जाता है, वापिस आता है ये, तो आप यहाँ से धक्का देते हो उसको बेटा। ठीक है ना, इधर से आप धक्का देते हो। तो जब आपने, अब देखो इसका जो टाइम पीरियड है कितना है, यहाँ से गया वापस आया, इसका टाइम पीरियड है, और आपका भी धक्का देने का वही तो है, आपका एक बार धक्का दिया, वापस धक्का दोगे, जब ये वापस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दोनों टाइम पीरियड बराबर है ना आपकी। ठीक है ना, जितना स्विंग का टाइम पीरियड है उतना ही आपका, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है।
ठीक है। तो जब आप धक्का देते हो तो ये नेचुरल ऑसिलेशन नहीं है, फोर्स्ड ऑसिलेशन है। तो जब भी फोर्स्ड ऑसिलेशन में सोर्स की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो एम्पलीट्यूड बढ़ने लग जाता है, बहुत मैक्सिमम होते हैं। तो कभी भी देख लेना, आप लगातार धक्का नहीं दे सकते हो, चाहे से आप फोर्स सेम रखो। ठीक है ना, आप फोर्स सेम रखो बट आप लगातार धक्का नहीं दे सकते हो, नहीं तो बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, आप खुद को थोड़ी देर बाद रुकना पड़ता है। ठीक है ना, थोड़ी देर बाद खुद को रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपके सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब जो ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है ना, तो वो कितनी होती है, 2 पाई अंडर रूट L/G होती है, फिक्स है वो। तो अगर आपकी भी धक्का देने की फ्रीक्वेंसी वही रह गई तो एम्पलीट्यूड बढ़ने लग जाते हैं, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ भी वही है, स्टैंडिंग वेव्स में भी आपका सोर्स कौन है यहाँ पर, जैसे ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क सोर्स हो गया। ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, स्ट्रिंग आपका ऑसिलेटर हो गया। तो अगर आपके सोर्स फ्रीक्वेंसी, जैसे सोर्स फ्रीक्वेंसी यहाँ पे FT नहीं है बल्कि FT/2 है, इस केस में सोर्स फ्रीक्वेंसी FT। ठीक है ना, तो आपको ये नहीं सोचना है, देखो इस तरह की डायग्राम देना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, वो सीधा बोले कि ट्यूनिंग फॉर्क से ऑसिलेट करा रहे हैं और ट्यूनिंग फॉर्क उस स्ट्रिंग ऑसिलेशन से किसी मोड से रेजोनेंस में है। तो इसका क्या मतलब है कि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज के बराबर है, तो वो कहलाएगा कि ट्यूनिंग फॉर्क इस स्ट्रिंग से, फिक्स एंड वाली स्ट्रिंग से रेजोनेंस में है। ठीक है ना, या तो बता देगा कि रेजोनेंस में कौन से मोड से है, फर्स्ट हार्मोनिक से रेजोनेंस में है, सेकंड ओवरटोन से रेजोनेंस में, या तो ये बता देगा। ठीक है। और अगर नहीं बताता होगा तो फिर वो निकालना होगा फ्रीक्वेंसी से देख के अपने आप। बट कोई ट्यूनिंग फॉर्क स्ट्रिंग के साथ रेजोनेंस में है, ठीक है ना, इसका मतलब क्लियर है क्या कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फॉर्क की, वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही। बहुत सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है। तो जनरली अब तक जो सिस्टम पढ़े थे उसमें एक ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, तो किसी भी उस फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर फोर्स ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी मैच कर जाती थी तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होती थी। ये फार्मूला भी एनसीईआरटी में दे रखा है एम्पलीट्यूड का, तो वहाँ पे आप देखोगे अगर ओमेगा को आप सोर्स फ्रीक्वेंसी के बराबर कर देते हो तो आपके एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा आते हैं। तो वही यहाँ पर होता है कि इनमें से किसी भी मोड से अगर ये ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो बोला जाएगा वो ट्यूनिंग फॉर्क उस मोड से, सेकंड हार्मोनिक से या फर्स्ट ओवरटोन से या सेकंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक के साथ रेजोनेंस में। ठीक है। तो बस आपको ये निकालनी आनी चाहिए, फंडामेंटल मोड बोला तो आपको पता होना चाहिए क्या मतलब है फ्रीक्वेंसी। आपको बोला सेकंड ओवरटोन तो आपको पता होना चाहिए क्या मतलब है। ठीक है। तो जनरल nth ओवरटोन कितना आ जाएगा इसमें, nth ओवरटोन में मतलब n लूप्स बन जाएंगे, देखो सेकंड ओवरटोन में 3 बन रहे हैं। ठीक है। तो nth मोड, मोड कह रहा हूँ, nth मोड में कितना हो जाएगा, ये n λ/2 हो जाएगा। मान लो n लूप्स बन रहे हैं तो ठीक है, लेंथ हो गई n/n λ/2, तो लिम्डा कितना आ गया 2l/n। तो इसलिए आपका फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, NV/2L फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है ना, इसलिए एन हाँ, फर्स्ट हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल। ठीक है ना, फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल। उसको ओवरटोन नहीं बोलते, ओवरटोन आगे से शुरू होता है, वो सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, फिर आगे की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। ठीक है ना, तो अगर फंडामेंटल की 5 टाइम्स कोई फ्रीक्वेंसी हो, फिफ्थ हार्मोनिक कहलाती है। ठीक है। तो इस दोनों एंड पे जो फिक्स स्ट्रिंग है इसमें सारे हार्मोनिक्स हैं, देखो सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी, सारे हैं। जनरल एक्सप्रेशन भी ध्यान रहना चाहिए, NV/2L। ठीक है। तो ये होता है बेटा फिक्स्ड एंड पर स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव्स की, स्टैंडिंग वेव्स किसी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बन सकती है। जो ऑसिलेटर है वो अगर आपकी किसी भी फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा तो वो रेजोनेंस कहलाएगा, नहीं तो वो अपनी जो फ्रीक्वेंसी होगी, मान लो इनमें से NV/2L के बराबर नहीं है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो स्ट्रिंग हमेशा सोर्स फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है उसी से ऑसिलेट करेगी। ऐसा नहीं कि इनमें से फिर जबरदस्ती किसी मोड आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा सोर्स की फ्रीक्वेंसी से सिस्टम ऑसिलेट करता है अगर वो फोर्स ऑसिलेशन है। ठीक है ना, चलिए तो ये एक बार ये लिख